एक मुस्लिम महिला जिसने पूरी जिंदगी बुर्के में गुजारी, अचानक हजारों लोगों के सामने अपना बुर्का उतारकर उसे आग में फेंक देती है। अब सोचिए, आखिर ऐसा कौन सा दर्द होगा, कौन सा गुस्सा होगा जो किसी इंसान को उस चीज के खिलाफ खड़ा कर दे जिसे बचपन से उसकी पहचान बताया गया हो। तेहरान की सड़कों पर इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। कैमरे के सामने मुस्लिम महिलाएं अपने हिजाब जला रही हैं, भीड़ चीख रही हैं, हमें आजादी चाहिए। और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अब ईरान के मुसलमान खुद इस्लाम को बैन करना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि जो दिख रहा है कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। असली सवाल यह नहीं कि लोग धर्म के खिलाफ क्यों उतर आए। असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक धार्मिक देश की नई पीढ़ी अब डरने के बजाय खुलकर बगावत कर रही है। और यकीन मानिए, आज इस वीडियो में जो सच सामने आएगा वो शायद आपके दिमाग में धर्म, सत्ता और आजादी को लेकर बनी पूरी तस्वीर बदल देगा। क्योंकि यहां लड़ाई सिर्फ बुर्के की नहीं है, लड़ाई उस सिस्टम की है जिसने लोगों की जिंदगी को नियमों और डर की जेल बना दिया। और जब आप इस कहानी की आखिरी परत तक पहुंचेंगे तो शायद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल बचेगा। अगर किसी देश की महिलाएं सड़कों पर अपनी पहचान जलाने लगें तो आखिर असली खतरा किससे है? चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या ईरान में सचमुच इस्लाम खतरे में है? क्या सदियों से शिया परंपराओं का पालन करने वाले लोग अब खुलकर सत्ता और धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? आज ईरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर आजादी के नारे लग रहे हैं तो कहीं सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह धर्म के खिलाफ आंदोलन है या फिर उन नीतियों और सख्त नियंत्रणों के खिलाफ गुस्सा जिन्हें लोग वर्षों से झेलते आ रहे हैं? हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में बड़ी भीड़ दिखाई देती है, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी सड़कों पर मौजूद हैं। कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि ईरान के लोग इस्लाम को फर्जी बता रहे हैं और इस्लाम पर बैन की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनलों ने इसे इस्लाम के अंत की शुरुआत जैसे बड़े दावों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह दावा पूरी तरह सही है? असल में ईरान में जो विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं उनका बड़ा हिस्सा सरकार, धार्मिक कानूनों और सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ माना जाता है, न कि पूरी तरह धर्म के खिलाफ। कई प्रदर्शनकारी खास तौर पर महिलाओं की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक सुधारों की मांग करते रहे हैं। कुछ लोग वर्तमान शासन व्यवस्था का विरोध करते हैं जिसे वे अत्यधिक सख्त और नियंत्रित मानते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर छोटे वीडियो क्लिप्स को बिना पूरे संदर्भ के वायरल कर दिया जाता है। इसी वजह से कई बार ऐसा लगता है मानो पूरा देश किसी धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया हो, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक जटिल होती है। वीडियो में दिखाई देने वाला गुस्सा वास्तविक हो सकता है, लेकिन उसका मतलब समझने के लिए पूरे सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को जानना जरूरी है। क्योंकि सवाल केवल धर्म का नहीं है, सवाल सत्ता, आजादी, पहचान और लोगों के अधिकारों का भी है। और यहीं से इस पूरी कहानी का असली पहलू सामने आता है। क्योंकि जब पूरी तस्वीर देखी जाती है तो समझ आता है कि ईरान में चल रहा संघर्ष सिर्फ धर्म का मुद्दा नहीं, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और पर्सनल आजादी से भी जुड़ा हुआ है। आज का ईरान दुनिया के सामने एक बेहद कंट्रोल्ड सोसाइटी की छवि पेश करता है। सख्त ड्रेस कोड, सेंसरशिप, धार्मिक कानून और नैतिकता पुलिस जैसी चीजें अक्सर इंटरनेशनल डिस्कशन का हिस्सा रहती हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम 1970 के दशक के तेहरान को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उस समय ईरान को मिडिल ईस्ट के सबसे मॉडर्न और तेजी से डेवलप हो रहे देशों में गिना जाता था। शहरों में वेस्टर्न फैशन आम था। सिनेमा, संगीत, थिएटर और मॉडर्न एजुकेशन तेजी से आगे बढ़ रहे थे। महिलाएं डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर और जज जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एक्टिव थीं। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान को उस दौर में क्षेत्र के प्रमुख एजुकेशन सेंटर्स में माना जाता था, जहां अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। तेल की समृद्धि और ट्रेडिंग ताकत की वजह से ईरान को ईस्ट और वेस्ट के बीच एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सेंटर भी माना जाता था। उस समय धार्मिक पहचान मौजूद जरूर थी, लेकिन आम तौर पर उसे निजी आस्था के रूप में देखा जाता था, न कि गवर्नेंस के मुख्य आधार के रूप में। लेकिन फिर आया 1979।
एक ऐसा साल जिसने ईरान का पूरा पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर बदल दिया। उस समय देश में राजशाही के खिलाफ भारी असंतोष था। लोग करप्शन, असमानता और तानाशाही से परेशान थे और बदलाव चाहते थे। इसी माहौल में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी एक बड़े धार्मिक और पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभरे। निर्वासन से लौटने के बाद उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किया। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें अधिक न्याय और स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन क्रांति के बाद देश की पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह बदल गई। नई व्यवस्था में धार्मिक लीडरशिप को सर्वोच्च शक्ति दी गई। शरिया आधारित कानून लागू हुए और धार्मिक इंस्टीट्यूशंस का प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पॉलिटिकल विरोध और पर्सनल लाइफ पर कंट्रोल भी बढ़ने लगा। यही वह मोड़ था जहां से मॉडर्न और अपेक्षाकृत खुला ईरान एक धार्मिक शासन वाले राष्ट्र में बदल गया। और आज के कई विरोध प्रदर्शनों की जड़ें भी उसी बदलाव से जुड़ी मानी जाती हैं। क्रांति के बाद सबसे बड़ा असर महिलाओं की आजादी और सामाजिक जीवन पर दिखाई देने लगा। जो महिलाएं पहले विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय दिखाई देती थीं, उनके लिए नए धार्मिक और सामाजिक नियम लागू किए गए। हिजाब, जो पहले कई जगह व्यक्तिगत पसंद का विषय था, धीरे धीरे कानूनी अनिवार्यता में बदल गया। सिनेमा, संगीत, टीवी और किताबों पर भी सख्त सेंसरशिप लागू होने लगी। शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, जबकि समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती चली गई। इसी दौरान ईरान की इकोनॉमी भी कई चैलेंजेस का सामना करने लगी। ऑयल और गैस जैसे विशाल रिसोर्सेज होने के बावजूद देश इंटरनेशनल सैंक्शंस और पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी से कटता गया। यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई वेस्टर्न देशों द्वारा लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और युवाओं में निराशा गहराने लगी। हाई एजुकेशन प्राप्त करने वाले कई युवा अपनी योग्यता के अनुसार अपॉर्चुनिटीज नहीं पा सके। लेकिन कई एनालिस्ट्स के अनुसार सबसे बड़ी समस्या केवल इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि मेंटल और सोशल असंतोष भी है। नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है। वे अधिक फ्रीडम, बेहतर अपॉर्चुनिटीज और अपनी पर्सनल चॉइस के अधिकार की मांग कर रहे हैं। कई युवा यह महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी पर अत्यधिक कंट्रोल है और वे दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। यही असंतोष समय समय पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में खास तौर पर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इन मूवमेंट्स में काफी बड़ी है। कुछ महिलाओं ने पब्लिकली हिजाब कानूनों का विरोध किया, जबकि स्टूडेंट्स और युवाओं ने महिला जीवन आजादी जैसे नारे लगाए। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले कई वीडियो इस गुस्से और बदलाव की मांग को दिखाते हैं। कहीं स्टूडेंट्स सरकार की पॉलिसीज का विरोध करते नजर आते हैं, तो कहीं बुजुर्ग महिलाएं नई पीढ़ी के सपोर्ट में बोलती दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इनमें से बहुत से प्रदर्शनकारी खुद को मुस्लिम मानते हैं। उनका विरोध पूरी तरह धर्म से नहीं, बल्कि उस पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम से है जिसे वे अत्यधिक दमनकारी मानते हैं। यानी ईरान में चल रहा संघर्ष केवल आस्था का नहीं, बल्कि आजादी, पहचान और अधिकारों की लड़ाई भी बन चुका है। आज ईरान में जो विरोध दिखाई दे रहा है, उसे केवल नियमों के खिलाफ गुस्से के रूप में देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। कई युवाओं के लिए यह अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपने भविष्य को वापस पाने की कोशिश भी बन चुका है। नई पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल एजुकेशन से जुड़ी हुई है। वे दुनिया के दूसरे देशों को देख रहे हैं, नए विचारों को समझ रहे हैं और अपनी जिंदगी के लिए ज्यादा स्वतंत्र विकल्प चाहते हैं। इसी वजह से वे अब उन सीमाओं और प्रतिबंधों पर सवाल उठा रहे हैं जिन्हें वे वर्षों से झेलते आए हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर विरोध को सीधे धर्म के खिलाफ आंदोलन मान लेना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और नारों को संदर्भ से अलग करके फैलाया गया। कुछ अनुवादों और कैप्शनों ने यह छवि बनाई कि ईरान के मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं या इस्लाम पर बैन की मांग कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। बहुत से प्रदर्शनकारी खुद को अब भी इस्लाम से जुड़ा मानते हैं। उनका मुख्य विरोध उस पॉलिटिकल सिस्टम और सख्त कंट्रोल से है जिसे वे धर्म के नाम पर थोपा गया मानते हैं। यानी कई लोगों के लिए संघर्ष आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि धार्मिक सत्ता और तानाशाही के खिलाफ है। वे यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या धर्म का इस्तेमाल लोगों की पर्सनल फ्रीडम और अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। इसी अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि धर्म और पॉलिटिकल गवर्नेंस हमेशा एक ही चीज नहीं होते। इसी चर्चा के बीच इंडिया और ईरान का हिस्टोरिकल संबंध भी कई बार सामने आता है। इतिहास में जब फारस में बड़े धार्मिक और पॉलिटिकल बदलाव हुए, तब जोरास्ट्रियनिज्म को मानने वाले कई लोग भारत आए। आज उन्हें पारसी समुदाय के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि गुजरात की धरती ने उन्हें शरण दी, जहां उन्होंने अपनी परंपराओं और संस्कृति को सुरक्षित रखा। यही कारण है कि ईरान और भारत के रिश्ते केवल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं,
बल्कि इतिहास और सभ्यताओं से भी जुड़े हुए माने जाते हैं। अगर सांस्कृतिक और भाषाई रिश्तों की बात करें तो ईरान और इंडिया के बीच सदियों पुराना जुड़ाव दिखाई देता है। फारसी और संस्कृत भाषाओं में कई ऐसे शब्द मिलते हैं जिनकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी मानी जाती हैं। इतिहासकारों के अनुसार हिंद और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग भी फारसी परंपरा में लंबे समय से होता आया है। आज भी बड़ी संख्या में ईरानी स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने आते हैं। पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में ईरानी स्टूडेंट्स की मौजूदगी देखी जा सकती है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत का डेमोक्रेटिक और मल्टीकल्चरल मॉडल कुछ ईरानी युवाओं को आकर्षित करता है, क्योंकि वहां लोग अलग अलग धर्मों और विचारों के साथ रह सकते हैं। इसी वजह से कुछ लोग ईरान के मौजूदा हालात की तुलना दूसरे देशों के सोशल स्ट्रक्चर से भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ ईरान की पॉलिटिक्स में एक और पैटर्न अक्सर चर्चा में रहता है। जब भी देश के भीतर बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं तब इंटरनेशनल टेंशन अचानक सुर्खियों में आ जाता है। कभी यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ तीखे बयान दिए जाते हैं तो कभी इजराइल के साथ टेंशन बढ़ता दिखाई देता है। आलोचकों का आरोप है कि बाहरी संघर्षों और नेशनलिज्म का इस्तेमाल कई बार आंतरिक असंतोष से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है। सरकार अक्सर नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन इंटरफेरेंस का मुद्दा उठाती है, जबकि प्रदर्शनकारी इकोनॉमिक क्राइसिस, बेरोजगारी और पर्सनल फ्रीडम जैसे सवाल पूछते हैं। इसी वजह से कई युवा यह कहने लगे हैं कि उनकी सबसे बड़ी चिंता बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि देश के भीतर मौजूद समस्याएं हैं। लेकिन यहां भी यह समझना जरूरी है कि विरोध का मतलब हमेशा धर्म से दूरी नहीं होता। बहुत से लोग अब भी इस्लाम में आस्था रखते हैं, लेकिन वे उसकी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और कठोर गवर्नेंस मॉडल से असहमत हो सकते हैं। कई ईरानी युवाओं का कहना है कि वे अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उसे पॉलिटिक्स और डर के माहौल से अलग देखना चाहते हैं, क्योंकि जब किसी भी धर्म को केवल सत्ता और कंट्रोल का माध्यम बना दिया जाता है तब समाज में टेंशन और विरोध बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। और शायद यही वजह है कि आज ईरान की सड़कों पर जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वे केवल पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल, कल्चरल और पीढ़ियों के बदलाव की आवाज भी हैं। आज ईरान में जो बहस चल रही है उसका मतलब केवल विरोध या गुस्सा नहीं है। कई लोगों के लिए यह उस सवाल से जुड़ी हुई है कि क्या धर्म और मॉडर्न सोसाइटी साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से युवा मानते हैं कि समस्या आस्था में नहीं बल्कि उसकी कठोर और पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन में है। उनका कहना है कि किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य इंसाफ, करुणा और इंसानियत होना चाहिए, न कि डर और कंट्रोल। इसी वजह से कई लोग बदलाव की मांग को धर्म विरोध नहीं बल्कि रिफॉर्म की मांग के रूप में देखते हैं। अब सवाल यह है, क्या परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं? क्या धार्मिक व्यवस्था और मॉडर्न फ्रीडम के बीच बैलेंस संभव है, या फिर हर बदलाव को बगावत ही माना जाएगा? यही वे सवाल हैं जिन पर आज सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई समाजों में चर्चा हो रही है। क्योंकि जब सत्ता, धर्म, पहचान और आजादी आपस में टकराते हैं तब बहस केवल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहती, वह समाज और आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर से जुड़ जाती है। और शायद यही वजह है कि ईरान की कहानी केवल एक देश की कहानी नहीं लगती बल्कि हर उस समाज का आईना बन जाती है जहां लोग अपनी आस्था और अपनी आजादी दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या धर्म को समय के साथ बदलना चाहिए या उसे वैसा ही रहना चाहिए जैसा सदियों पहले था? अपनी सोच और राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अगर वीडियो आपको विचार करने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें और ऐसे ही गहराई से जुड़े विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।